बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि उस टॉपिक पे बात करके हम तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। जितनी चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो ज़रूरी नहीं होती कि हम लोग जो है उसको लाइटली लें, और जिस तरीके से हम लाइटली लेते हैं तो वो आगे जाके बहुत बड़ा मसला बन के जो है उभर कर सामने आ जाती है। अच्छा, कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि ऐसा टॉपिक हो जो कि अमूमन हम लोग फेस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ी सी जो है इरेगुलर या एबनॉर्मेलिटीज़ जिसे हम कह दें कि बॉडी के अंदर उनकी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एबनॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी नहीं हो कि वो जिस्मानी हो या ज़हनी हो, बल्कि वो बीमारी की सूरत में भी हो सकती है, चाहे वो डायरिया की सूरत में हो, या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही हो, या फिर कोई और पेडियाट्रिक इशू क्यों ना हो रहा हो बॉडी के अंदर। वो तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं बच्चों के अंदर फाइंड आउट करना। अच्छा, बच्चों के अंदर बीमारियाँ कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं? क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, और साथ ही साथ जो शीरख्वार बच्चे होते हैं वो जो है ज़ाहिर है बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर सकते। वो सिर्फ रो कर जो है वो अपनी तकलीफ को बता सकते हैं कि किस तरीके से किस तकलीफ में मुब्तला हैं वो लोग। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज हम यहाँ पर बैठ कर डिस्कस करेंगे कि ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो डायरिया का रुझान दिन ब दिन बच्चों में बढ़ता जा रहा है, क्या वजूहात हैं, किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है, या उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकती है, या फिर कहाँ से जो है उसको पकड़ा जा सकता है। साथ ही साथ जॉइंटिस एक ऐसा इशू है जो कि कॉमनली हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर पाया जा रहा है, और जो शीरख्वार बच्चे हैं वो भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं उनकी, वो भी जानेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर रेहान रफत, जो कि CEO है नेविन क्लिनिक के अंदर और पेडियाट्रिक कंसल्टेंट है। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? जी, बहुत वालेकुम शुक्रिया। सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डायरिया का रुझान बच्चों में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्या जी वजूहात हैं, कहाँ से पकड़ा जा सकता है? जी हाँ, देखें, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और मेट्रो TV का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया। और बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। पर डायरिया, जिसको ज़मान में दस्तों की बीमारी कहते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रही है। हम क्लिनिक में भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं। देखिए, इसकी इब्तिदा तो अगर हम करें तो जैसे प्यारे नबी ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ऐसा ही। आधा इलाज तो हमारा सफाई से हो जाता है कि अगर हम खाने पीने से पहले हाथ धो लें और सफाई सुथराई का एहतमाम कर लें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। अब इसमें जो आपका सवाल है कि रुझान क्यों बढ़ रहा है, एक तो मौसमी हालात भी हैं, जो हमारी बारिशें हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि सेहत व सफाई की जो इंतजामात हैं उनकी वजह से भी, और खुद हमारे घरों के अंदर भी आजकल मक्खियाँ वगैरह और ये जरासीम वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहली बात तो आती है, देखें, इसमें सफाई की। दूसरे नंबर पे आती है पानी। ठीक। कि बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादातर बीमारियां, चाहे वो डायरिया हो या जॉइंटिस हो, पीलिया हो, वो पानी से ही ज़्यादातर फैलती है। खासतौर पर हेपेटाइटिस A जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है बच्चों में, तो वो जो है वो पानी से फैलता है। तो अगर हम पानी साफ़ इस्तेमाल करें और उबाल लें पानी, या जो मिनरल वाटर आजकल चले हुए वो ले लें, तो उससे भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अब इसमें मैं थोड़ी देर इसको अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे दरमियान अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि दस्त होता क्या है, डायरिया होता क्या है। अब एक बच्चा दूध पीता है माँ का, या 1 साल तक का बच्चा है, उनके लिए नॉर्मल ये होता है कि वो दूध पीते हैं, थोड़ी सी पॉटी कर देते हैं, तो वो डायरिया नहीं है। यानी वो एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चे ने दूध पिया और थोड़ी देर उसकी पॉटी हो गई, माएँ लेकर आती हैं हमारे पास, जो डॉक्टर 10 दफ़ा करता है, 8 दफ़ा करता है। बच्चा खेल कूद रहा है, माशाल्लाह हेल्दी है, उसमें कोई अलामात नहीं है बीमारी की, तो वो दस्त नहीं होते। दस्त की जो डेफिनेशन है WHO ने जो कही है, उसकी 2 तरह के हम डिफ़ाइन करते हैं। एक तो ये कि बच्चे की रोज़ाना आम तौर पर पॉटी करने की जो रूटीन है उससे बढ़कर वो कर रहा हो, पहली बात। यानी साइकिल चेंज हो गया, नंबर बढ़ गए, पहले 5 दफ़ा कर रहा था, अब 6 दफ़ा 10 दफ़ा कर रहे हैं। सही। मकदार ज़्यादा बढ़ गई। यानी पहले वो नॉर्मल पॉटी करता था, माँ कहती है कि वो इतनी पॉटी करता है कि पैम्पर से बाहर निकल रही है। ठीक है। या बड़ा बच्चा है तो वो फ्लश में काफ़ी देर तक वो उसका पानी निकल रहा है। तीसरे नंबर पर ये होता है कि भाई अगर वज़न के हिसाब से 10 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर पॉटी का वज़न किया जाए उससे ज़्यादा हो, तो वो WHO कहती है कि भाई वो दस्त की बीमारी है। अब इसकी वजूहत बहुत सारी हैं। इसको ऐसे समझेंगे, जो बच्चे दूध पर होते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। और इस सिलसिले में मैं माओं को ख़ास तौर पे ये ताकीद करूँगा और उनको ये मशवरा दूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं, जो 4थे हफ्ते से 6ठे हफ्ते से बच्चों को पिलाई जाती है। रोटा वायरस एक वैक्सीन होती है जो WHO की रिकमेंडेड EPI प्रोग्राम में शामिल है पाकिस्तान के। ये रोटा वायरस क्या होता है, ये बच्चों में दस्तों की बीमारी का बहुत बड़ा एक
सबब है, अच्छा। खास तौर पे जो बच्चे दूध पर होते हैं, तो वो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। उससे कम से कम बच्चा रोटा वायरस की बीमारी से होने वाले जो दस्त होंगे उससे बच जाएगा। बड़े बच्चों में वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो फिर हमें उसके हिसाब से उनका इलाज करना, ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि भाई क्या उसमें सोर्स है, खून आ रहा है बच्चे के पखाने में, ऐसे बुखार हो रहा है, अच्छा, या यानी स्टेजेस भी होते हैं। स्टेजेस भी उसकी हो सकती हैं। सीवियरिटी जिसको हम कहते हैं, ये रेड फ्लैग हम कहते हैं कि भाई ये ख़तरे की अलामात हैं। यानी एक बच्चा मिसाल के तौर पे वो 10 पखाने कर रहा है और उसमें कोई ऐसी अलामत नहीं है, तो वो उसके अंदर जो खतरा होगा वो पानी की कमी का, वो डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में। अब एक बच्चा है जो 3 ही कर रहा है, बड़े कर रहा है, लेकिन तो खून भी आ रहा है, ओके, और उसके जो पखाने से म्यूकस भी आ रहा है, पेचिशनुमा आ रहा है, तो वो अब दूसरी तरफ स्टोरी जा रही है कि भाई ये आंतों में इसके इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें उसको फिर दवाओं से उसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी तो अपनी जगह होगी, नमकियात तो उसके निकल रहे वो तो जाहिर है बॉडी में से लेकिन निकल जो रही है। खून आ रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है उसके जिस्म में, उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये फिर जाके जिगर को, बच्चे को मुतासिर करते हैं, और जब जिगर को मुतासिर करते हैं तो वो हेपेटाइटिस की सूरत में जो होता है वो आता है बच्चा भी। हमारे पास की माँ कहती है इसको पहले पेचिश हो रही थी, वो सही नहीं हुई, अब इसको पीलिया हो गया, तो ये स्टेजेस होती हैं। तो हमें जिसको कहते हैं कि किल द इविल इन द बट, यानी कि उसको शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो आगे तो फिर हम नौबत उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही सवाल उठाना चाहूँगी, हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी और जिस तरीके से हम सोसाइटी को देख रहे होते हैं कि वो पहले घर में इलाज करना प्रेफर समझते हैं, क्योंकि हमारे टोटके बड़े उरूज पर पहुंच चुके हैं जितने भी लोग हैं, तो कहते हैं ना कि घर के टोटकों से इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि घर में ये खिला दो, इससे बच्चा जो है वो हेल्दी भी हो जाएगा, और इसके बाद जैसे अगर उसको मोशंस हो रहे हैं तो उससे कवर हो जाएगा, चाहे बॉडी में पानी कमी हो रही है तो ये पिला दो, इससे जो है नमकियात पूरी हो जाएगी। तो ये हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम घर में पहले उसको रिजॉल्व करें, और जब मामलात काफ़ी आगे हद तक बढ़ जाते हैं उसके बाद हम परेशान होकर डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं, और वो इन्फेक्शन या वो वायरल या बैक्टीरिया बॉडी में काफ़ी हद तक फैल चुका होता है। तो बच्चे तो बयान नहीं कर पाते इस तकलीफ को, तो किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा इशू आपने उठाया है। देखिए, आप जानती हैं, कहते हैं कि नीम हकीम खतरा है जान। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा एक मसला आजकल जो करा था वो ये गूगल का भी है। हर आदमी है सोशल मीडिया मोड़े अपने, उसने मोबाइल पे उसने डाला, सर्च कर लिया उर्दू में, या उसने वॉइस कर दिया कि भाई बच्चे को दस्त हो रहा है, क्या करूं? तो गूगल वाले जो होंगे वो आपको कहेंगे जी आप जो ये दवाएं शुरू कर दें, और वो बंदा वो जाता है, जिंदगी आसान के साथ वो नुकसान में भी डाल असल में उसमें पता है उसमें नुकसान क्या होता है। देखिए, हम ये कहते हैं कि आप बच्चों को, खासतौर पर जो बेबीज हैं, उनको प्लीज़ बराए मेहरबानी किसी दवा का तजुर्बे का ना बनाए, मतलब तजुर्बा ना करें, ठीक है? ये तो अलग इशू हो गया। रही बात बुजुर्गों की, कि जो कहते हैं कि भाई ये दे दो, वो उनकी ज़्यादातर चीज़ें होती हैं खिलाने पिलाने पे मुश्तमिल होती हैं, कि भाई उसमें कुछ सही भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे मिसाल के तौर पे कहते हैं बच्चों को केला खिला दो भाई, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे तो केला बनाना जो सही है। अच्छा भाई, खिचड़ी बना के दे दो, चले ये भी सही है। नीमकोल का पानी पिला दो, ये भी सही। हम ये कहते हैं कि दवा ना दें। हमारी तमाम पेरेंट्स से जो बुजुर्ग हमारे हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं, हम भी इस मरहले से गुजरे, और हम खुद भी स्टेज में आ गए हैं कि हमारे भी जो औलाद होती है हम उसको कहते हैं कर लो, तो वो तो हद अदब रहते हुए, दायरे में रहते हुए कि भाई हम ठीक है घरेलू टोटके आप करें, लेकिन कोई ऐसी दवा बच्चे को ना दें जिसकी आपको पता हो नुकसान क्या होता है। पहली बात तो आपको उसकी डोज नहीं पता। अब एक 10 किलो का बच्चा है, एक 15 किलो का, एक 20 किलो का है, अब उसकी जो डोज खुराक जो बनेगी वजन के हिसाब से वो आप दे नहीं रहे। अब वो दवा जा रही है उसके जिस्म में, लेकिन वो काम नहीं कर रही है, या ज़्यादा जा रही है या कम जा रही है। अच्छा, फिर आया उस दवा की ज़रूरत है भी या नहीं है, मैं गैर ज़रूरी दवा तो नहीं दे रहा कहीं। तो ये चीज़ें होती है। मेरे कॉम्प्लिकेशन में जब आते हैं ना, बच्चों का रिजल्ट बड़ा कम होता है, बैकअप बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो ज़्यादा मुतामिल हो सकें इन चीज़ों के, फिर वो वालिदैन लेकर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ, और मामलात काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और हम देख रहे होते हैं कि वो जितना हम उसको अर्ली एजेस पर जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो आगे तक बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है ट्रीटमेंट, और फिर बच्चे के लिए भी अजियत बनती है तमाम चीज़ें। अच्छा, ये जो चीज़ है, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है वो छोटे बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं कि कॉमनली वो आए रोज़ किसी ना किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, चाहे वो जॉइंटिस हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो, या दीगर कोई इशूज़ क्यों ना हो, वो बच्चों के अंदर पाई जा रही हैं। यानी हम पहले सुनते थे कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है, और उसके बाद माँ के दूध पे जब वो जाता है तो वो मज़ीद हेल्दी होता है, क्योंकि उसको एक ग़िज़ा मिल रही होती है, और एक कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से एक अच्छी ग़िज़ा वो जो है बच्चा ले रहा होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो दूध तो पीते हैं लेकिन फ़ौरन वॉमिटिंग कर देते हैं,
उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनका मैदा वीक होता है। तो ये जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, क्या ये माँ की डाइट से भी रिलेट करती हैं? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें, अब दो इशूज़ हैं। एक तो ये कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी से मुताल्लिक है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मजबूत पैदा किया, और इंसान का जो बेबी पैदा होता है तो वो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो का होता है, और उसके बाद उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखी थी वो अच्छी खासी होती है। अच्छा। जो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं बीमारियों में। अब उसमें हमारे यहाँ करंटली जो हम देखें, एक तो ये कि जिसके पीछे मैं चूँकि बच्चों का कंसल्टेंट हूँ, खासतौर पर न्यूमॉन्स का, और WHO और हमारी सारी एसोसिएशन, पीडियाट्रिक एसोसिएशन इस चीज़ पे जोर देती हैं, और अमेरिकन एकेडमी पीडियाट्रिक्स भी कहती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको 2 घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा। जी, बल्कि कुछ तो ये है कि बच्चा डिलीवर हुआ माँ के सीने में आप रखें, ताकि बच्चे को माँ की गर्माहट मिले, एक बॉन्डिंग पैदा हो, और माँ उसको फीड करना शुरू कर दे माँ का दूध। तो हमारे यहाँ ये रुझान काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है माँ के दूध से लोग। अच्छा, उसकी बहुत सी वजूहत हो भी सकती हैं, माँ बीमार हो, चलो कमज़ोर हो, या खून की कमी का शिकार हो, या बेहोश हो, मिसाल के तौर पे ऑपरेशन उसका हुआ है, वो तो एक टेम्परेरी चीज़ होती है, मजबूरी होती है। लेकिन जनरली अगर आप देखें कि वो माँ का दूध पिलाने का ट्रेंड कम होता जा रहा है। हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि भाई आप माँ का दूध पिलाएं, ख़ास तौर पे शुरू के 20-25 दिन जो होते हैं, जो स्पेशल मिल्क अल्लाह मियाँ देते हैं बेबी के लिए, वो समझ लें बेबी के लिए आब हयात है। उसमें वो विटामिन, मिनरल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो सारे कोरोना और वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बच्चे के लिए पैदा कर देते हैं अंदर, लाइफ लॉन्ग वो लाइफ लॉन्ग चलती है। आप सोचें तरफ, तो एक तो रुझान ये, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, तो सबसे पहले तो माँ का दूध उसको पिलाएं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि बच्चा बीमार हो रहा है। अब होता क्या आएगा कि एक बच्चा बीमार हुआ, मान लेकर डॉक्टर साहब जल्दी से कोई अच्छी एंटीबायोटिक लिख के दें, फ़ौरन ठीक हो जाए मेरा बच्चा। अच्छा, बहुत से बीमारी में बच्चों में ज़रूरत नहीं होती है, और इस वक्त भी हमारी पीडियाट्रिक एसोसिएशन बहुत चीख रही है, WHO चीख रही है कि भाई जो मल्टी एंटीबायोटिक्स चल रही है मार्केट में, प्लीज़ 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 उसको अवॉइड करें, उसको ना लिखें, उसको माँ को समझाएं कि भाई ये बुखार एक। और आजकल हमने ये देख लिया है, बहुत सोच भी लिया है कि दिमाग में मेंटालिटी बिठा ली कि एंटीबायोटिक दी जाएगी तो ये बच्चा ठीक तो होगा। उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि माँ के लिए तो भाई माँ को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दें आप। डाइट बहुत ज़रूरी है, सिवाय इसके कि अगर माँ को डायबिटीज़ थी प्रेगनेंसी में, या माँ को ब्लड प्रेशर था, चलो वो एक जनरल एहतियातें हैं जो उसकी हैं, वरना माँ के लिए जितनी अच्छी ग़िज़ा माँ लेगी, जितनी अच्छी डाइट माँ लेगी, जितनी सेहतमंद माँ होगी, उतना सेहतमंद उसका मिल्क होगा और बच्चे को फीड जाएगा, बच्चा सेहतमंद होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे इस चेन को हमें थोड़ा सर्वाइव करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो हमारा जो बेबी है वो स्ट्रॉन्ग होता चले। और आप यकीन करें, मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारी ऐसी बेबीज़ हैं, अब तक माशाल्लाह 1.5 साल हो रहा है जो जब से पाकिस्तान में आया हूँ, कि वो बहुत रेयरली मैंने उनको एंटीबायोटिक दी हो, फीवर में आते हैं, उनको समझाते हैं, हल्की फुल्की दवाएं दे देते हैं और इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं, तो वो पेरेंट्स हमारी सुनते हैं, तो वो एक अच्छी हेल्दी उसकी तरफ यानी यहाँ पर मेन रोल पेरेंट्स का होता है ना, क्योंकि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तो ज़ाहिर है बहुत छोटा है, वो इस बात को ना टैकल कर सकता है ना समझ सकता है। तो पेरेंट्स का जो कहते हैं ना जज्बात का लेवल है, उसको कंट्रोल करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ों को, और डॉक्टर की जितनी भी राय होती है उसको मान लेना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर बेहतरीन जानता है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकती है। अच्छा, ये जो जॉइंटिस के पेशेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं जिनमें पैदा होते ही जॉइंटिस आ जाता है, या फिर उनको जो है वो बल्ब के अंदर रखा जाता है, जिस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट कराई जाती है, तो ये क्यों होता है? यानी पैदा होते साथ ही उसको ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि जॉइंटिस की तरफ ले जाता है? देखिए, इसमें अभी जॉइंटिस पीलिया बच्चों में जो होता है, नौज़ादा बच्चों में, इसको ये एक अलग बहुत बड़ा डिबेट एक टॉपिक है। देखिए, इसको ऐसे समझें कि बेसिकली न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर जॉइंटिस की 2 किस्में। अच्छा। एक वो 24 घंटे के अंदर हो रही है, यानी बच्चा सुबह 7 बजे पैदा हुआ और दूसरे दिन 7 बजे से पहले उसको जॉइंटिस हो गया। ठीक है। दूसरा वो जॉइंटिस होता है जो 24 या 48 घंटे के बाद बच्चे में होता है। अच्छा, ये जो 24 घंटे के अंदर वाला होता है, ये इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, यानी इसकी कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई सबब इसका ज़रूर होता है, जिसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, मोरोसी बीमारी भी हो सकती है बच्चे की, और मदर से आने वालों को इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो 24 घंटे के बाद होता है, ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कहलाता है, ये नॉर्मल जॉइंटिस भी इसको हम कह सकते हैं, और ये तकरीबन 60 से 65% बच्चों में नॉर्मली
होता है, उसकी वजह नंबर 1 ये होती है कि चूँकि माँ शुरू में बच्चों को ज़्यादा दूध नहीं पिला पाती है, बच्चे में थोड़ी सी दूध की पानी की कमी होती है और जिगर उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसका जॉइंटिस थोड़ा सा बढ़ने लगता है। ठीक है। अब इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। देखें, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत लोगों के मिस मौजूद हैं और लोगों के अपने कॉन्सेप्ट हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं। आप बिल्कुल बच्चे को लेके जाएं, उसको दम कराएं, उसको अल्लाह का कलाम पढ़ें, मामलात होते हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि आप बच्चे को हमारे पास लेकर आइए, दुआ के साथ दवा की भी तो बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। देखिए, हदीस में भी है, पहले आप सबब करें फिर आप दुआ करें। ठीक है ना भाई, ऊँट आप पहले बांधें फिर अल्लाह पे भरोसा करें। अगर आपने अपना जानवर खुला छोड़ दिया, अल्लाह पे भरोसा किया, तो ये आपकी नादानी है। बिल्कुल ऐसे। तो हम कहते हैं बच्चे को हमारे पास लेकर आइए, हम उसका लेवल चेक करेंगे। वजूहात उसकी बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने कहा 24 घंटे के अंदर होने वाले हर बच्चे को टेस्ट बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के बाद होने वालों में सबसे पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि माँ बच्चों को दूध कितना पिला रही है, कम पिला रही है, भाई अच्छा दूध पिलाओ, और लेवल चेक कर लेते हैं कि भाई इतना लेवल है, लाइट की ज़रूरत है बच्चे को या धूप की ज़रूरत है या बच्चों को एडमिट करना है, वो हम उस पर डिसाइड करते हैं। ठीक। फिर ब्लड ग्रुप, मेरे माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और है, मिसाल के तौर पे ओ पॉजिटिव है, बच्चे का ए पॉजिटिव है, तो ये ब्लड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो शुरू में कुछ बच्चे का खून टूटता है, उसकी वजह से बच्चे को जॉइंटिस होता है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम आती ये है। भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, 48 घंटे के बाद अगर जॉइंटिस लंबा होता है तो हम एक और चीज़ के लिए हम सोचते हैं, वो होता है थायराइड। कि बाद वक्त बच्चों में पैदाइशी तौर पर थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उसकी एक अलामत में से भी होता है कि बच्चे का जॉइंटिस नहीं इम्प्रूव हो रहा होता है, फिर वो हम उसका इलाज करते हैं तो वो बच्चा सही हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कोई 48 घंटे के 24 घंटे के बाद होने वाले जॉइंटिस में ख़तरे की अलामत बहुत कम होती हैं। देखिए, मैं फिर करो तो ये कहूँगा वालिदैन से कि भाई बच्चे को जॉइंटिस हो तो आप ज़रूर ला के एक दफ़ा चेक कराइए, मतलब पिक्चर क्लियर हो लेवल आप जाती है चेक ना। कराएं कि भाई लेवल कितना है, क्योंकि उसमें ग्रेड्स होते हैं। अच्छा। कि भाई माइनर है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें देखिए ख़तरा होता है जॉइंटिस के, जो सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है, खून ये जो हमारा दिमाग होता है उस तक वो पहुँच जाता है और दिमाग के हिस्से में जाकर बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें बच्चा जो है फिर एक पोजीशन यानी अकड़ जाता है बच्चे से, कर्नेक्टाइलिस एक पोजीशन होती है और उसमें दिमागी तौर पर बच्चा थोड़ा सा माजूर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं उसमें। तो उस चीज़ को बचाने के लिए फिर हमें या तो बच्चे का खून चेंज करना पड़ता है या उसको लाइट के अंदर रखना पड़ता है, कुछ दवाई देनी पड़ती है ताकि उसका पीलिया जो दिमाग पे पहुंचा है उसको असर ना करे। तो लाइट इफेक्ट करती है जॉइंटिस? बिल्कुल बिल्कुल लाइट इफेक्ट करती है। फोटोथेरेपी क्या करती है, बेसिकली हमारी स्किन में जो होती है बिलिरुबिन को तोड़ देती है और वो बच्चे की पिछपोटे में निकल जाता है और उसका जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो कम होने लगता है। लाइट से ज़्यादा हम कहते हैं बच्चों को अब सूरज की रोशनी धूप में रखा जाए, जो अल्लाह ताला ने नेचर आपको दी, उसके 2 फायदे हैं। देखें, विटामिन डी मिलेगा, बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो सिर्फ उस भी देखें, वही बात हो गई कि अगर आप शुरू में पकड़ लेंगे इमीडिएट तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर बहुत से वालिदैन होते हैं, हमें खुद देख के अफसोस होता है, इतना अच्छा बच्चा पैदा हुआ आपका और आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको पीली को आपने, तो फिर वो मुश्किलात का बच्चा शिकार ठीक है। अच्छा, इसके टेस्ट क्या होते हैं? क्योंकि अगर हम मॉडरेट की बात करें या हम अर्ली एज की बात करें या डी स्टेज की बात करें, तो उसमें पहले टेस्ट क्या किए जाते हैं? देखिए, सिंपल तो देखिए हम बच्चों का बिलिरुबिन चेक कराते हैं कि भाई बिलिरुबिन का लेवल कितना है। अब मिसाल के तौर पे इसमें ग्राफ हैं पूरे, इसमें जो आयरलैंड की एसोसिएशन है, WHO की, अमेरिका, उनके पूरे ग्राफ बने हुए। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो 2 दिन का है और उसका बिलिरुबिन 12-13 आ रहा है, तो फोटोथेरेपी का लेवल नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है या वो बच्चा बीमार तो नहीं है। अगर नॉर्मल हेल्दी बच्चा है तो हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी बच्चे का 25 आ रहा है या 20 आ रहा है तो फिर ये अलार्मिंग है, यानी ये खून के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। तो फिर हम उसको इंटरवेयर करेंगे, उसको कहेंगे एडमिट करेंगे, बच्चों को लाइट लगाएंगे, थोड़ा बहुत उसका और टेस्ट करके देखेंगे कि खून में इन्फेक्शन ना हो उसके, या और खून तोड़ने वाली जो बीमारियां होती हैं, कुछ होती हैं जो हम टेस्ट करके देखते हैं, वो ना हो। उसके बाद फोटोथेरेपी जो बच्चों को देते हैं लाइट में, उसमें लगाकर उसको 12 घंटे 24 घंटे पे रीचेक करते हैं और बिलिरुबिन नीचे आने लगता है तो बस बच्चा पे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर डायरिया की दोबारा हम डायरिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि डायरिया के केसेस जो है वो सिर्फ हम शीरख्वार बच्चों में नहीं, हम थोड़े से जब बड़े बच्चे होने लगते हैं या बोलने लगते हैं बच्चे, तब भी उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। और हम देख रहे होते हैं कि बच्चे जब खा रहे होते हैं या कोई भी ग़िज़ा इंटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके बाद वो रिएक्शन करना शुरू कर देती है। और वो डाइट का प्रॉब्लम होता है कि डाइट जो है वो गलत दी जाती है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फ़ास्ट फूड का बड़ा रुझान है और बच्चे जो हैं वो घर के खानों के ऊपर इतना नहीं आते, सब्जियाँ वगैरह से भागते हैं, फलों से भागते हैं, फ्रेश जूसेस से भागते हैं, और बाहर की तरफ जैसे मदर ने फ्रेंच फ्राइज़ बना दी, इस तरह की बाहर से कुछ लेके दे दिया, इस तरह से भी बहुत चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान बहुत ज़्यादा तेज़ी से
से बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों का जो डायरिया होने का ये जो तरीक़ेकार है या डायरिया जो होता जा रहा है बच्चों के अंदर, तो क्या ये डाइट में भी इस तरीके का फ़र्क आता है? देखिए, डाइट का तो बहुत अहम रोल है ना। अब जहाँ तक फास्ट फूड की बात कर रही है तो इसमें एक ही बात मैं कहूँगा कि देखिए, ये चीज़ें आपकी जेब और पेट दोनों पे खराब भारी कर रही होती है। है। लेकिन अब मसला सारा क्या है, खुद मेरे बच्चे भी, मुझे नहीं पता, उन्होंने फूड पांडा पे मोबाइल पे आजकल तो ऑर्डर दे दिया, आसान घर कर दी पहुंचा ना तो जिंदगी, वो बच्चों खड़ा के हुआ हाथों में मोबाइल है और और सर टैबलेट आ इतने गए। पैसे दे दें, हाँ। भाई किसने मंगाया, फला बच्चे ने मंगाया था। तो ये एक चीज़ तो है, ये तो फैक्ट है। अब दूसरी बात ये कि देखें कि हम किसी भी फूड चेन को हम बुरा नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई लिमिट आप में खाएं। हाइजेनिक, हम हमारे बच्चे को जो है वो हाइजेनिक फूड मिलनी चाहिए और एक अकॉर्डिंग टू नरिशमेंट उसकी एक कैलोरीज होनी चाहिए, जो जंक फूड में यूजुअली नहीं होती हैं। ये एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इस चीज़ को मानेंगे तो पहले नंबर पर ये तो हमें कब बात मान लेनी चाहिए कि हमारे अंदर वो डाइटरी जो मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है घर में सब्ज़ी पकेगी, सबसे ज़्यादा मैं ही खाऊंगा, बच्चे नहीं खाएंगे। वो चुपके देख कहीं से ऑर्डर करेंगे, वहाँ से चीज़ आ जाएगी, ये अम्मी उनको कुछ और बना के दे देंगी, खा लेंगे। तो डाइट मॉडिफिकेशन तो देंगे बहुत ज़रूरी है और बैलेंस डाइट को हम कहते हैं। डायरिया क्यों होता है? डायरिया इसलिए होता है कि हमारी आंतों के अंदर ऐसे जरासीम पहुंच जाते हैं जो हमारे नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, यानी हम जो चीज़ खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो डायरिया हो रहा है। भाई यही चीज़ होती है ना, हमने एक चीज़ खाई, हजम नहीं हुई, पेट में दर्द हुआ, बच्चे ने मोशन कर दिया, बड़े ने मोशन कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने अपने एक निज़ाम को मफलूज कर दिया एक बैरूनी चीज़ देकर, तो उसको हमें रोकना चाहिए। पहले नंबर पे तो उसको रोकें, ठीक है कि भाई वो सोर्स जो जारी है उसको रोको। फिर हम उसको करते हैं कि भाई अब आंत को कैसे, ये इंटेस्टाइन को जो बीमारी हो गई उसको हम क्योर कैसे करें। इस वक्त जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन की हमारी जो रिकमेंडेशन है जो WHO की, उसमें 2 चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं वालिदैन को। तो जिंक है, जिंक के बहुत सारे नमूने मार्केट में मौजूद हैं। जिंक क्या बेसिकली करता है, हमारी आंतों में हीलिंग करता है, एक तरह से प्लास्टर कर देता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर ORS आता है, नीमकोल का पानी जिसको हम कहते हैं, कि ये फौरी तौर पे आप शुरू कर दें। ये तो डिहाइड्रेशन को भी कम इसमें करेगा होगा कि आपकी वो बॉडी हमारी की। आंतों के अंदर जो कमी हो रही नमकियात की, सोडियम की, पोटाशियम की, क्लोरीन की, तो वो उसको जाके कवर करेगा और जो उसके नतीजे में जो कमज़ोरी, नकाहत और जो दर्द हो रहा था पेट में या आंतों में डिहाइड्रेशन हो रही थी वो कवर होने लगेगी। सही। तो डाइट मॉडिफिकेशन तो देंगे हमारे लिए हर हाल में बहुत ज़्यादा ठीक है। ज़रूरी अच्छा, है। इसी से रिलेट क्वेश्चन करूंगी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं कि ग़िज़ा तो अच्छी होती है, डाइट भी प्रॉपर ली जाती है, लेकिन बच्चों के मोशन नहीं रुकते और कंटिन्यूसली वो मोशन रहते हैं। अब माँ परेशान है, घर वाले परेशान है कि भाई मोशंस क्यों हो रहे हैं, ना कोई डाइट में ऐसी चीज़ ली गई, ना कोई और वजूहात हैं। और उसके बाद घर में जब ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि माँ पहले कोशिश करती है कि घर में बच्चा ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, ये हर घर की कहानी होती है। तो इस तरह से जब कोशिश की जाती है लेकिन उसके बावजूद उसके मोशंस कवर नहीं होते, तो ये क्या वजूहात होती हैं? अगर डाइट भी प्रॉपर हो उसके बावजूद मोशंस हो रहे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसको ऐसे समझें कि डायरिया कोई एक गरीब घर की बीमारी नहीं है, ये मॉडरेट और जो अपर क्लास है वो भी मुतासिर होते हैं, हालांकि उनका हाइजेनिक सब कुछ नहीं है। देखिए उसमें इस सवाल को आप 2 कैटेगरीज में कर लें। एक वो बच्चे जो कि दूध वाले हैं, एक वो बच्चे जो बड़े हैं। अच्छा, दूध पीने वाले बच्चों में ज़्यादातर होता है ये कि जो डायरिया होता है इसमें आंतों के अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो उसमें यूजली लैक्टोज इंटॉलरेंस पैदा होती है। यानी लैक्टोज एक शुगर होती है हमारे दूध के अंदर, नेचुरली होती है माँ के दूध में भी और फार्मूलाज में भी। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक ट्रायल बेसिस के ऊपर बच्चे को लैक्टोज फ्री दूध रिकमेंड करते हैं जो बच्चे दूध के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर बच्चा माँ के दूध पर होता है तो वो हम नहीं करते हैं, माँ के दूध को हम प्रेफर करते हैं। बड़े बच्चों में फिर ये होता है कि भाई देखा गया हो रहा है तो उसके भी टेस्ट थोड़े से हम करा लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर पॉटी हमने कहा भाई आप लैब में दे दीजिए, और स्टूल डीआर जैसे हो गया, भाई वो करा के लेकर आ जाएंगे, हाँ भाई इसमें पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है। अच्छा, कीड़े भी, पेट के कीड़े बहुत बड़ी वजह है। इवन हाइजेनिक मैंने अच्छी फैमिलीज में देखा है जी। हम तो वॉर्म्स आंतों को भी नुकसान पहुंचाना जी हाँ बिल्कुल। असल में बेसिकली हमारी जो आंतें होती हैं तकरीबन 16-20 मीटर हमारी अल्लाह ताला ने छोटे आंतें बड़ी आंतें हमारे पेट में लपेट के रखी हुई हैं। इसमें ग्रो करते हैं, इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं सारे जो वर्म्स होते हैं। अब वर्म्स बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ, हमारे माशरे के अंदर पेट की बीमारियों का, डायरिया का। तो वो स्टूल डीआर में या उसमें हमें आ जाता है कि भाई अरे इसमें तो उसके सिस्ट आ रही हैं, अमीबा आ रहा है, या एस्केरियासिस लंबे वाले कीड़े होते हैं जो लंबे होते हैं, मतलब समझेंगे 1-1 फुट के होते हैं वो। और छोटे वाले हेलमेंथिस जिनको हम कहते हैं, वो जिनको चुनचुने लोग आसान ज़बान में कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ये ना सिर्फ पानी से आते हैं बल्कि सैलेड से भी आ सकते हैं, अच्छा, गोश्त से भी आ सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, फ्रोजन आइटम जैसे हम लेते हैं
तो उसमें वो ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया, तो उससे भी ये आंतों में पहुंचते हैं। तो कीड़े भी बहुत बड़ी, तो जिन बच्चों में, बड़े बच्चों में देखते हैं डायरिया और कोई हमें वजह नहीं मिल रही है, तो फिर हम जाते तो ये हैं, दूसरी वजह हो फिर हम सकती है। टेस्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब अगर टेस्ट में देखा कभी उसमें इन्फेक्शन बहुत आ रहा है, पस सेल्स आ रहे हैं, या लग रहा है कि ये बच्चा किसी इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है, तो उसका कल्चर करा लेते हैं फिर हम। ठीक है। स्टूल कल्चर जो होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है कि उसमें वो बैक्टीरिया उसमें रख के देखें कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो दी जा सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि साल्मोनेला या शिजिला या क्लेमीडिया, ये यानी मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेजेस ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो, बैक्टीरियाज के थ्रू आउट ये तो चीजें हो ये सकती हैं। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि टाइफाइड भी आप जानती हैं, ये भी आंतों का इन्फेक्शन होता है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया, जिस तरीके से बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं कि तेज़ी से कीड़े पेट में बड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये वजूहात हो सकती हैं। तो इस टॉपिक को भी आगे लेकर चलेंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अमूमन हमने बच्चे देखें कि वो ग़िज़ा तो खा रहे होते हैं लेकिन वो बॉडी के ऊपर उनकी लग नहीं रही होती और हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर गए थे और ब्रेक पर जाने से पहले तमाम चीज़ों को डिस्कस करें तो, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर क्या क्या ऐसी अलामात होती हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेस करनी पड़ती है और बच्चे अमूमन बता नहीं रहे होते, बयान नहीं कर पा रहे होते अपनी तकलीफ़ों को। तो पेरेंट्स को जो है वो कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जो कि पकड़ लेनी चाहिए बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे जो है वो खा तो बहुत कुछ रहे होते हैं और जैसे कि हम बच्चों को जो है वो उनके हाल पर भी पेरेंट्स ने आजकल छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, मोबाइल हाथ में दे दिया, उसके बाद लैपटॉप हाथ में दे दिया, टैबलेट हाथ में दे दिया, बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरह की रूटीन में मोल्ड हो रहा है उस हिसाब से बीमारियां भी उसको उसी नोयत की लग रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना बड़ी क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक इशू उठाया था जो कि था पेट में कीड़े हो जाना, क्योंकि बच्चे अमूमन जो हम देख रहे हैं कि इसमें मुब्तला काफ़ी हद तक होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम पेट में कीड़े जो है हो जाना की बात करें तो, और बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि वो ग़िज़ा तो भरपूर खा रहे होते हैं और एक खुराक उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है और वो खाते भी हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, दोपहर का बीच में जो है ब्रंच भी ले रहे हैं और उसके बाद रात का खाना भी खा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है हेल्थ पे नहीं लग रहा होता वो, और बिल्कुल सूखे हुए और बिल्कुल कांगड़ी से बच्चे हुए होते हैं। तो क्या ये कौन सी अलामात होती हैं जिनको पकड़ लेना चाहिए पेरेंट्स को कि भाई बच्चा तो प्रॉपर डाइट ले रहा है लेकिन उसकी हेल्थ के ऊपर ये नहीं लग रहा? जी, बहुत अच्छा इशू आपने उठाया है। और माँ ही कहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा खा पी रहा है और लेकर भी आते हैं क्लिनिक में कि सेहत नहीं पकड़ रहा। तो देखिए, इसमें हमारे पास जो सबसे पहले जहन में क्वेश्चन आता है, जो शुबा आता है, वो ये आता है कि इसके पेट में कीड़े ना हों। और हमारे यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कराची में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। उसमें कुछ इलाके तो हम कहते हैं जो गरीबों के इलाके समझ लें, लियारी हो गया या आगे बल्दिया या औरंगी, जहाँ पे पानी लोग साफ नहीं इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तो बहुत कॉमन है ये। पोश इलाकों में भी ये कीड़ों की जो है वो अलामात पाई जाती हैं। अब इसमें बच्चों में अलामात में देखें तो सबसे पहले तो इस तरह से समझें कि माँ ही कंप्लेन करती है मेरा बच्चा सेहत नहीं पकड़ रहा है। सही। तो सही कहती है कि ये खून की कमी का शिकार हो रहा है। और तीसरा ये होता है कि इसका पेट फूल सा गया है। अच्छा, बाद माँ ये भी लेकर आती हैं कि ये रातों को दांत अपने कसकसाता है। फिर ये कहती हैं कि ये पोटी जगह पे रात को इसको खारिश बहुत हो रही होती है, चिंग कर रहा होता है ये, और इसके मुंह से राल भी टपकती है सोते में। ये सारी तकरीबन अलामात होती हैं जो कि एक गाइड करती हैं कि बच्चे के पेट में वर्म्स मौजूद हैं या कीड़े मौजूद हैं। तो अब अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं बताऊं, पिछले साल हमारी सिंध गवर्नमेंट ने पूरे कराची में मास प्रोग्राम चलाया था जिसमें इन्होंने मेबेंडाजोल एक दवा थी कीड़े मार की, बच्चों को जाके इन्होंने मैंडेटरी करी थी, जैसे पोलियो के साथ कि ये भी दवा दी जाए ताकि डीवर्म किया जाए बच्चों को। तो वो बहुत कामयाब रही थी, उससे काफ़ी हद तक बच्चे रिक्योर भी हुए थे। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास कोई बच्चे इन अलामात के साथ आते हैं तो हम उनको अगर कीड़ों की दवा का कोर्स करा भी देते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि भाई टेस्ट कराएं मेरा, भाई आप पोटी के टेस्ट हैं उसमें जो होगा वो आ जाएगा। अच्छा, वॉर्म्स की भी टाइप्स होती हैं? जी हाँ, वॉर्म्स की भी टाइप्स होती हैं। आसान ज़बान में आप समझेंगे, हमारे यहाँ जो पब्लिक कहती है, एक तो उर्दू ज़बान में कहती है चुनचुने जिसको कहते हैं, ये सफ़ेद कलर के छोटे छोटे धागे नुमा चिवड़े होंगे जैसे ये जो होते हैं कीड़े होते हैं, और ये मिलियंस की तादाद में हमारे इंटेस्टाइन में
बच्चों के इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर ये ग्रो कर जाएं तो ये पलते पड़ते रहते हैं। दूसरी टाइप जो होती है वो, और जिसको हम एस्केरियासिस कहते हैं, ये लंबे सांपनुमा होते हैं। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब ख़तरनाक की बहरहाल वो कॉम्प्लिकेशन तो कभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये 2 तरह के कीड़े हमारे यहाँ अमूमी तौर पे पाए जाते हैं। तो इसका इलाज वही है, तरीक़े इलाज सेम है। पहले नंबर पे तो पानी उबाल के इस्तेमाल करें, ठीक है, और क्लोरिनेटेड पानी अगर मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये होता है डीवम कर दें। कीड़ों की जो दवाएं आती हैं अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से जाकर वो उसका कोर्स करा लें आपके भाई जो है वो। तो ये कीड़े बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का भी शिकायत हाँ, क्रिएट करते हैं? ये सब अलामत कर सकते हैं। बात बात ये बंच की सूरत में, गुच्छे की सूरत में बैठ जाते हैं आँत के किसी हिस्से में, तो कब्ज़ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी कर सकते हैं। बात बात ये डायरिया भी कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये आंतों के अंदर जब ये पेनिट्रेट करते हैं, जब आंतों के अंदर घुसते हैं उसकी दीवारों में, तो वो उसकी जो जज्ब करने की सलाहियत होती है, ऑप्शन जो होती है वो कम होते चली जाती है बच्चों को। दीमक की तरह खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि बच्चे को बात बात भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और बात बात माएँ लेकर आती हैं, बच्चा सब कुछ खा लेता है। यानी दीवारें तक चाट लेगा, वो मिट्टी उठा के खा लेगा, पेंसिल देंगे वो चबा लेगा, तो ही विल ईट एवरीथिंग। अच्छा। वो मतलब ये कि वो मतलब अनवांटेड चीजें भी, अनहाइजेनिक, जो मिल रहा भी नहीं है वो भी, वो उसको एक हंगर होती है, और वो जो होता है वो खा रहा होता है। तो ये अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि बच्चा विटामिन की कमी का, खून की कमी का, विटामिन डी, मतलब जितने विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी का शिकार होने लगता है, क्योंकि हाथ से एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती है। फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है। जब उसकी इम्यूनिटी, ये विटामिन कम होने लगते हैं, उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, फिर वो बीमारियों का शिकार होता है, सुस्त होने लगता है। फिर दवाएं दी जाती हैं उसको ठीक करने के लिए, दवाओं के अपने असरात होते हैं। तो एक ये साइकिल होता है। तो हमें उस फोकस को पकड़ना होता है जाकर के, टारगेट क्या है जिसको हम ट्रीट करेंगे, बच्चा सही हो जाए। तो हम कहते हैं भाई अच्छा, इसमें तो वजह बच्चों में कीड़े नज़र आ रहे हैं, तो जो डीवर्म करना हम उसको शुरू करते हैं, तो फिर वो अपनी हेल्थ पकड़ना शुरू करता है और वो ग्रोथ की तरफ जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि घर में ही दवाई लेकर बच्चे को दे देते हैं, ये पिला दी, तो ये नुकसान तो नहीं देती? देखिए, इसमें फिर वही मैं बात करूंगा कि बच्चे को तजुर्बे का निशाना ना बनाए। बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से आप रब्ता करें कि भाई कीड़ों की दवा है, उसका भी भाई कि एक बच्चा मिसाल के तौर पे 10 किलो, एक बच्चा 20 किलो का, तो भाई कुछ तो फर्क होगा ना दवा में। फिर टाइप कौन सी कीड़ों की ये भी देख लीजिए। आपको कह रहे हैं लंबे वाले निकलने हुए, चुनचुने निकलने, तो वो बेहतर ही होगा कि अपने बच्चों के डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से, फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। खुद सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। अच्छा, एट द सेम केस एक बच्चा है जो कि नॉर्मल अच्छी ग़िज़ा खा रहा है और तीनों टाइम प्रॉपर खाना खा रहा है और माशाल्लाह एक्टिव बहुत है, यानी जिसे हम कहें ना कि उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी है कि खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, पढ़ भी रहा है और बड़ा एक्टिव है, और देखने में लग नहीं रहा कि कमज़ोर है कहीं से भी, क्योंकि एक होती है ना कि ग्रोथ में कमी हो रही है, हाइट पे भी लग रहा है। तो वो बच्चे भी क्या इन चीज़ों का शिकार होते हैं, या फिर वो बच्चे होते हैं जिनकी हाइट पे लग रहा होता है? देखिए, इसमें ये होता है कि अब मिसाल के तौर पे एक घर है जिसमें जॉइंट फैमिली जैसे रह रही हैं, 10-15 बच्चे हैं, भाई के, बहन के, वगैरह वगैरह, तो उसमें अगर जॉइंट फैमिली रह रही है और हम ये समझते हैं कि एक बच्चा उसमें एक बीमारी की सूरत में हमारे पास आ रहा है और उसमें हमें लगता है कि कीड़े, तो यानी हम उसको कहते हैं इंडेक्स केस हमारे पास एक आ गया घर का। तो अब उसमें बेहतर तो ये होगा कि जो उसके करीब में उसके बहन भाई, उसके जो साथ में रहने वाले बच्चे हैं, उनको भी आप डीवर्म कर दें। अच्छा, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि मैंने यही सुना है कि हाथों से भी वो मुंह के अंदर जा रहे होते हैं और किसी भी चीज के जरिए जो है वो इंटेक हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप डीवर्म कर दें। देखिए, पोलियो भी इसी तरह से, पोलियो भी जो कंटामिनेटेड जो गंदा पानी होता है या पॉटी होती है, जिस ये सब्जियों के थ्रू और इसके थ्रू बच्चों के पेट में जाते हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि भाई सब बच्चों को पोलियो पिला दो? हालांकि है नहीं, लेकिन मास इम्यूनाइजेशन का फायदा क्या होता है कि कोई भी केस जो हम मिस कर रहे हो वो मिस ना हो। ठीक है, वो हम पकड़ लें, उसको ठीक कर दें, तो दवा पिलाने में कोई नुकसान नहीं, मतलब नुकसान नहीं है। बेहतर यही होगा कि अगेन कि अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से, बच्चों के डॉक्टर से रब्ता करें। उनसे कहें भाई हमारा एक बच्चा है जिसमें कीड़े निकलते हैं, हमने खुद देखे हैं निकलते हैं, दवा देते हैं, कीड़े निकलते हैं, तो बाकी बच्चे भी घर में तो दवा दे दें, तो वो यकीनन यही एडवाइस करेंगे कि हाँ भाई आप सब बच्चों को एक साथ डीवर्म कर दें। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने वॉर्म्स की टाइप की बात की, ऐसे ही डायरिया की टाइप्स भी होती हैं, तो डायरिया की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और इनकी अलामात क्या हो सकती हैं? देखिए, इसमें डायरिया की टाइप्स में की जहाँ तक बात है ना, मैंने आपसे कहा था ना कि तो वायरल होता है कि किसी वायरस से, रोटा वायरस शेरख्वार बच्चों में कॉमन है, वो
दूसरे वायरस भी होते हैं। मतलब इसमें सिंपल क्या होगा कि माँ लेकर आएगी, भाई बच्चों को पानी की तरह मोशन हो रहे हैं, अच्छा माँ लेकर आती हैं, ग्रीन कलर की पॉटी बहुत हो रही है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जब माँ कहती है कि इसको काले रंग की पॉटी हो रही है या पॉटी में खून आ रहा है, तो फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट खतरे करते हैं की कि भाई अलामत ये जो है ना होती ये इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है या ब्लीडिंग की तरफ जा रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया भी इसमें हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से उसका टेस्ट करा के उसको जो प्रॉपर दवा उसके हिसाब से बनती है वो उसको दी जाती है। ठीक है। तो टाइप्स में एक तो डायरिया ये होता है कि जिसमें आंतें लूज कर रही होती हैं, पानी मतलब जो कुछ भी खाया वो डाइजेस्ट निकल नहीं है गया, ना, वो या जो तो खाया मोशंस निकल के गया। थ्रू आउट या फिर वॉमिटिंग के अच्छा थ्रू आउट। इसमें क्या होता है सेक्रेटरी डायरिया जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कुछ नहीं देना बच्चे को, खाली अच्छा रखो पेट। उससे खाली पेट रखते हैं तो उससे क्या होता है आंतें आंतें रिकवर होने सूखना शुरू लगती करते हैं हैं। और वो बच्चा सही में लगता है। एक होता है पेचिशनुमा, जिसमें म्यूकस बलगम नुमा पॉटी आ रही होती है कि पानी कम होता है। सही। ये बड़ी आंत का इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है, जैसे हम डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया या वायरस कोई भी एलिमेंट हो वो बड़ी आंत में जख्म पैदा कर सकता है, तो उसका फिर इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं, माँ से पूछते हैं कि बच्चे की, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जो भी हो, कि भाई किस टाइप का डायरिया है, आप उसमें क्या चीज़ अच्छा, महसूस कुछ करते बच्चे हैं। जिनको मोशंस नहीं होते, जैसे हम कॉमनली बात कर रहे हैं कि अब डायरिया की, तो मोशन सबसे पहला वर्ड आता है कि भाई बॉडी में से पानी निकल रहा है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको मोशंस नहीं होते, वॉमिटिंग ज़्यादा होती हैं और उनकी बॉडी में से जितनी मतलब जो भी इनटेक कर रहे हैं या कुछ भी ग़िज़ा खा रहे हैं, कोई भी डाइट ले रहे हैं, पानी तक जो पी रहे हैं वो भी बॉडी से जो खारिज हो रहा है वॉमिटिंग के थ्रू आउट, और उनकी कंटिन्यूसली वॉमिटिंग रहती है, तो वो वॉमिटिंग्स के थ्रू आउट जो निकल रहा होता है पानी और मोशंस नहीं हो रहे होते, तो ये कौन सी अलामत होती है? देखें, ये कोई भी ज़्यादातर जो बैक्टीरिया या वायरस पेट में जाते हैं, शुरू में जो अलामात होती हैं वो उल्टी ही होती हैं। अच्छा। और ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है, नेचुरल सिस्टम है कि हमारे मैदे के अंदर कोई चीज़ बच्चे के या बड़े के डाइजेस्ट गई नहीं हो पाता और वो ख़राब है, तो मैदा उसको आगे पुश करने के बजाय रिवर्स करेगा और वो चीज़ बाहर निकाल देगा। ठीक है। अच्छा, ये अब इसमें भी वही है कि भाई एक दो उल्टियाँ हुई, ठीक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो मैदे ने निकाल फेंका। जैसे आपके पार्टी में गए, आपने कुछ खाया, रात को आपने कहा कुछ सही नहीं था, वोमिट हुई, आप सही हो गए सुबह तक, यानी मैदे ने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन मुस्तकिल उल्टी होना वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें होता है कि मैदे का मुंह आगे से जो है वो कम दबा हुआ ना हो या मैदे में कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर हमें उसके इलाज की ज़रूरत होती है। इसमें भी डिहाइड्रेशन की तरफ तो बच्चा जा सकता है, क्योंकि नमकियात तो उसके निकल रहे हैं, क्लोरीन उसका निकल रहा है, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा उसके लिए तो यानी मैदे में इन्फेक्शन भी हो सकता है या अल्सर की सूरत भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके थ्रू आउट भी ये अलामत आती है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से मैं अभी केसेस देख रही हूँ उसमें ये भी है कि वॉमिटिंग का रेशो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और अगर उसका इलाज भी कराया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, तो टेस्ट में भी बाज़ औक़ात नहीं आ पाती, मेजर जो इशू होता है वो नहीं आ पाता और बच्चे की वॉमिटिंग। और कुछ मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जो कि डेली बेसिस पे वॉमिटिंग नहीं हो रही, यानी आपको जैसे कहते हैं ना पूरा दिन आपकी वॉमिटिंग नहीं निकल रही, लेकिन दिन में एक आध दफ़ा कुछ चीज़ें आपकी डाइजेस्ट हो गई और कुछ चीज़ें आपकी वापस आ गई, तो ये वाला इशू भी क्रिएट देखिए, इसमें ख़ास तौर पे जो वजूहात की अगर हम बात करेंगे ना, तो एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं एच पायलोरी। एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ख़ास इनकी जो जगह होती है वो मैदा होती है। अच्छा। और ये मैदे के अंदर बैठकर अच्छी आते मुख्तलिफ जगहों से, पानी से भी आते हैं, गोश्त से भी आते हैं, फ्रोज़न आइटम से भी आते हैं, सब्जियों से भी, ये किसी ना किसी चीज़ के थ्रू बच्चे के बड़े के पेट में पहुंच जाते हैं, मैदे में, ये मैदे में अपनी जगह बनाते हैं, मैदा वीक करना मैदा। और पायलोरी बैक्टीरिया की ख़ास बात ये होती है कि ये मैदे की दीवारों के अंदर घुस के वहाँ पे शुरू में तो इसको करना चाहिए कि ज़ख़म सा पैदा कर देंगे, अल्सर करेंगे, उसके बाद ये डीप चले जाते हैं, तो फिर ये मुस्तकिल एक फोकस होते हैं कि जिसमें मरीज़ के पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, पॉटी उसको सही नहीं होगी, डाइजेशन उसको नहीं होगी, ये सारी अलामात की सूरत में, तो उसी में फिर हम जो होते हैं वो टेस्ट कराते हैं। अब तो एच पायलोरी के टेस्ट पॉटी में भी हो जाते हैं, ब्लड में भी हो जाते हैं, बैक्टीरिया को देख लेते हैं, फिर इसका जो ट्रीटमेंट, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट 2 से 3 हफ्ते का देते हैं बच्चों को, बड़ों को, तो वो क्योर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कोई माँ बाप माँ अपने बच्चे को लेकर आती है, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, तो हमने ध्यान में ज़रूर ये चीज़ें रखते हैं कि भाई एच पायलोरी जो है वो बच्चे के अंदर ग्रो ना कर रहा हो। तो देखिए ना, एक हमें, मैंने वही बात की ना, हमें एक टारगेट अपना पकड़ना होता है, फोकस हमें ढूंढना होता है कि फोकस क्या है, पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ना होता है, पॉइंट पकड़ के फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाए। अच्छा, जैसे कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं और अगर मैं 11 साल या 12 साल के बच्चे की बात करूं, तो कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें मतली हो रही है, मतलब वॉमिटिंग नहीं होती लेकिन उनका जो
दिल होता है वो मतलाने वाला होता है, नौजिया फीलिंग होती है, नौजिया बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग की मतलब एक शिकायत होती है कि कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ इंटेक करने का दिल नहीं कर रहा और नौजिया रह रहा है, वॉमिटिंग की जो है शिकायत महसूस हो रही है, वॉमिटिंग हो नहीं रही, सिर्फ नौजिया की फीलिंग हो रही है, तो क्या होता है? देखिए ये सारी अलामात ना इंटर रिलेटेड है, वही मैंने आपसे कहा ना, एच पायलोरी भी हो सकता है या आंतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, या नौजिया भी? जी हाँ, बिल्कुल, सब उसकी अलामात में है ये। अब इसमें क्या होता है कि हमें अपने सबसे मेन चीज़ इसमें डाइटरी हिस्ट्री होती है कि बच्चा खाता पीता कहते हैं, खास तौर पे जंक फूड का हमें, और जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अच्छा, जैसे रूटीन भी तो डिस्टर्ब है, जैसे कि हम बच्चों की देख रहे होते हैं, खाने पीने की कोई रूटीन ही नहीं है। देखिए ना, अब वही बात होगी ना, जब खास तौर पे जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे जो रात देर तक जागते रहते हैं, बेवक्त खाना खाते हैं, इसमें तो जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स की। और पेरेंट्स में भी मैं कोशिश करता हूँ कि माँ को ज़्यादा फोकस करूँ, कि माँ को टीच करूँ, माँ को समझाऊँ कि फादर जो होगा वो तो सुबह उठ के ड्यूटी पे चला जाएगा, अगर माँ वर्किंग नहीं है तो। माँ वर्किंग है तो वो भी सुबह उठ के चली जाएगी। बच्चों की जो लुक आफ्टर करने वाली सूरत हाल है, या उनके डाइटरी टाइम टेबल है, या उनके सोने का पैटर्न है, लेकिन नींद का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे पेट से। तो वो बच्चे जो रात को दो देर तक जागते रहते हैं, या मोबाइल पे लगे रहते हैं, या वालिदैन सो जाते हैं, वो अपनी कोई एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, उससे जो है वो निज़ाम हाजमा, ये हमारे अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है हमारी बॉडी का कि रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया, ऐसा ही है। तो वो हमारी बॉडी के सिस्टम भी उसी पे चल रहे होते हैं। यानी नींद लेनी भी बहुत हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये है। हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन, और आप यकीन करें बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ काउंसलिंग ही हेल्प करती है। ऐसा भी है। यानी हम बहुत ज़्यादा दवाओं पे नहीं ट्रीटमेंट जाते की तरफ ना भी हाँ, जाएं तो काउंसलिंग ट्रीटमेंट थोड़ा बेहतर बहुत कर देते देती हैं, है। बाकी मदर को काउंसलिंग करते हैं, डाइटरी चेंजेस बताते हैं, स्लीप पैटर्न्स का साइकिल उनको समझाते हैं, उससे काफ़ी तक इम्प्रूवमेंट होती है। यानी रूटीन सेट कर दिया जाए तो इन जी हाँ, तमाम बिल्कुल। चीज़ों से मेरा जो है ख्याल है कि बचा ये जा बहुत सकता है। सी कंप्लेन जो होती हैं पेरेंट जो लेकर आते हैं, तो 50% तो हमारी काउंसलिंग से वो बच्चे इम्प्रूव हो चलें जाते हैं। डॉक्टर रेहान, बिल्कुल लास्ट मिनट रह गए, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखें, व्यूअर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सफाई सुथराई का ख्याल रखें, खाने पीने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोइए, और पानी उबाल के इस्तेमाल करें, और अपनी सेहत का और ख़ास तौर पे जो घर का खाना जो है वो प्रेफर करें। प्रेफर ठीक करें, है, बस अपनी दुआ में ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो भी हमने आज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की हैं वो इसलिए डिस्कस की कि बच्चे जो है बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं और अमूमन बच्चे बता नहीं पाते किस तकलीफ और किस अजियत में मुब्तला होते हैं। तो आज हमने टॉपिक भी ऐसा रखा कि कुछ अलामात आपको बता सकें, डिस्क्राइब कर सकें प्रोग्राम के थ्रू आउट कि किस तरह से आप उससे बच सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से होती है कि आप तक पहुँचाई जाए, क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं और उनको बिठाकर हम ये राय लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि घर में भी अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो ऐसी ट्रीटमेंट करें जिससे बच्चे को नुकसान ना हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।